नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम रूस की जो विदेश नीति के बारे में जो अध्ययन हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत हम आज जानते हैं कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उन वो कैसे हैं और भारत और रूस के संबंधों के बारे में विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली हम देखें कि ख्रूश्चेव के समय से लेकर के और गोर्बाचोव के कार्यकाल तक भारत और रूस के जो संबंध हैं वो मधुर संबंध रहे थे और दोनों ही ने एक दूसरे का कॉपरेशन किया, सहयोग किया था। और रूस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सहयोग किया जाता है और बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार के तकनीकी, सैन्य और प्रक्षेपास्त्र आदि क्षेत्रों के अंतर्गत उसके द्वारा अध्ययन किया, उसके द्वारा सहयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफ़ी सहयोगात्मक रहे हैं। 1970 के बाद में से लेकर के और 1990 के बीच में एक अभिन्न मित्र के रूप में उनके दोनों के संबंध रहे थे और चलते रहे थे। तो और इसमें रूस के द्वारा निरंतर भारत के लिए सामरिक, तकनीकी दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से भारत को मजबूत करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। लड़ाकू, जैसे कि लड़ाकू विमानों को दिया जाना, टैंक को उपलब्ध कराना, हेलीकॉप्टर को उपलब्ध कराना, फाइटर्स को और राडार इत्यादि। ऊर्जा के क्षेत्र में भी उसके द्वारा कई संयंत्र यहाँ पर लगाए जाते हैं। तेल शोधन के संबंध में भी उसके द्वारा सहयोग किया जाता है। प्राण रक्षक औषधि वगैरह हैं जो भी उपलब्ध उसके द्वारा कराई जाती हैं। उर्वरक और इस्पात के जो विभिन्न कई जो हैं औद्योगिक इकाइयाँ भारत के अंतर्गत उसके सहयोग से लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा भारत के लिए काफ़ी कुछ सहयोग इस बीच में दिया गया था और भारत को विकास की श्रेणी में लाने के लिए, विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए निरंतर उसके द्वारा प्रयास, कॉपरेशन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रूस ने भारत का काफ़ी सहयोग किया था और मित्र के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था। दूसरी तरफ हम देखें कि भारत ने भी रूस का निरंतर उसका सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए कार्य करते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी भारत ने रूस का विरोध नहीं किया था, खुले तौर पर विरोध नहीं किया था, जबकि रूस की बहुत सारी जो गतिविधियां थीं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध में थीं। चाहे वो अफ़गानिस्तान का मैटर ले लो, चाहे वियतनाम का और कंपूचिया का मैटर हो, ये बहुत सारे जो मैटर हैं वो ऐसे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के विपरीत थे, हस्तक्षेप वाले कृत्य थे। तो भारत ने भी उसका निरंतर सपोर्ट किया था। तो एक दूसरे के जो संबंध है वो काफ़ी प्रगाढ़ थे, मित्रता के थे और मधुर संबंध दोनों के बीच में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारत के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा जो दबाव बनाए जाते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हो, चाहे अन्य मंचों के माध्यम से हो, अमेरिका के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा जो दबाव बनाए जाते थे और उसको वो किया जाता, तो हमेशा रूस ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया था और उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देने का प्रयास हमेशा किया था। और उसने, क्योंकि उसके पास में वीटो पावर थी और महाशक्ति के रूप में था, इस कारण से उसने हमेशा प्रयास किया भारत को किसी भी क्षति से बचाने के लिए। तो इस तरीके से 1990 तक दोनों ही देशों के बीच में एक मधुर संबंध रहते हैं। 1971 के अंतर्गत दोनों ने मित्रता की जो संधि की गई थी उस संधि को बनाए रखा था और 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था और रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभर करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आता है, तो उस संधि को बदल करके एक मित्रता की एक अन्य नाम दे दिया गया था, मित्रता एवं सहयोग संधि का नाम दे दिया गया था और वो संधि अब तक निरंतर चली आ रही है। फिर हम देखें कि पश्चिमी जो देश हैं उनके मनमानी को उसने निरंतर रोका था भारत के ऊपर
जो भी कार्रवाई उनके द्वारा या जो भी दबाव बनाए जाते थे उनसे भारत को बचाने का हमेशा प्रयास किया था। किंतु जब भारत जब जब रूस का विघटन हो गया था 1990 के अंतर्गत, और एक नया जो कई देशों से, कई प्रांतों से, कई देशों से मिलकर के सोवियत संघ बना था, वो सब स्वतंत्र हो जाते हैं, संप्रभु हो जाते हैं। और उन्होंने 11 जो राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर के एक राष्ट्रकुल का निर्माण किया था। तो इस बीच में 1990 से लेकर के 2000 के बीच में रूस अपने पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न देशों से अपने संपर्क स्थापित करता है, आर्थिक मदद मांगता है, विभिन्न तरीके के सपोर्ट मांगता है, चाहे वो पश्चिमी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य जो विकसित देश हैं वो हों, सबसे उसने निरंतर सहयोग लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो उसकी इमेज हुआ करती थी महाशक्ति के रूप में, वो शिथिल हो जाती है और वो काफ़ी कुछ डाउन पोजीशन में हो जाती है। तो इस प्रकार से उसने अपने पुनर्निर्माण के लिए तो अपने जो प्रयास उसने शुरू कर दिए थे। इस बीच में यदि हम भारत और रूस के जो संबंध हैं उन पर दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में संबंधों में शिथिलता आई थी। उनके व्यापारिक जो आदान प्रदान था वो कम हुआ है, और उसके जो प्रक्षेपास्त्र वाला जो है सामरिक दृष्टि से जो उसके लिए मदद की जाती थी भारत के लिए, वो भी कम हुआ है। तो 1990 से लेकर के 2000 के बीच में दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उनमें संबंधों में आदान प्रदान में यद्यपि कटुता उनके बीच में नहीं थी, किंतु जो रूस भारत का एक प्रमुख सहयोगी हुआ करता था और प्रमुख जो व्यापारिक क्षेत्र में जो प्रमुख देश हुआ करता था, उसमें शिथिलता निश्चित रूप से इस बीच में आई। तो किंतु अब हम देखें 2000 के बाद में जब पुतिन वहाँ का राष्ट्रपति बनता है और जो रूस है उसकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी कुछ सुदृढ़ होने लग गई थी और सुदृढ़ता की तरफ बढ़ने लग गया था। तो पुतिन के आते ही पुनः भारत के साथ में उसके संबंध प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो, यद्यपि व्यापारिक क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, किंतु अन्य क्षेत्रों में उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो हालांकि ये बात भी है कि 1990 से लेकर के और 2000 के बीच में कई बार ऐसे समय भी आए थे जबकि अमेरिका के दबाव के कारण भारत को रूस सहयोग नहीं कर पाया था, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजनों को भारत के लिए दिया जाना, उसे मना कर देना, और अन्य जो सामरिक दृष्टि से सहयोग भारत के लिए दिया जाना था वो नहीं दे पाया था, और विभिन्न जो टैंक हैं, युद्धपोत हैं इत्यादि, उनको वो सप्लाई नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ें इस बीच में रही थी। किंतु 2000 के बाद में यदि राष्ट्रपति पुतिन जब से आए हैं वहाँ की सत्ता में, तब से भारत के पुनः जो संबंध हैं वो बढ़ने लगे हैं, और न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बल्कि तकनीकी क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, इनमें भी दोनों के बीच में संबंध बढ़ने लगे हैं। तो रूस के साथ में भारत के जो संबंध हैं वो हमेशा मित्रता के संबंध रहे हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि सन 2000 के अंतर्गत राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की थी, और दोनों के बीच में पुनः संबंधों को सुधार करने का समझौता भी इनके बीच में हुआ था। और इस समझौते के अंतर्गत उन्होंने कई सैन्य तकनीकी सहयोग करने के लिए संधि की थी, समझौता किया था, और एक तकनीकी आयोग की स्थापना की थी कि दोनों के बीच में सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक तकनीकी आयोग होगा जो निर्धारित करेगा कि किस प्रकार के एक दूसरे का आवश्यकताओं की पूर्ति करें या सहयोग करें इत्यादि। फिर 2000 के बाद में हम देखें कि दोनों में ये यात्रा के दौरान ये भी समझौता हुआ था कि जो वार्ताएं हैं वो निरंतर जारी रहनी चाहिए, शिखर वार्ताएं दोनों के बीच में निरंतर जारी रहनी चाहिए, और इन वार्ताओं के अंतर्गत दोनों के संबंधों में सुधार किया जाना चाहिए और विकास किया जाना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो वार्ताएं हैं 2000 के बाद में निरंतर जारी हैं भारत और रूस के बीच में, और 1918 तक इनके 19 जो वार्ताएं हैं, शिखर वार्ताएं इनके बीच में हो चुकी हैं, और तकनीकी आयोग भी इसके अंतर्गत सहयोग करता रहता है। तो सैन्य क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में
जो है ऊर्जा के क्षेत्र में इन दोनों में काफ़ी सहयोग बढ़ने लगा है, ये हम देख सकते हैं। अनौपचारिक वार्ताएं भी दोनों के बीच में होने लगी हैं। 2018 में यदि हम देखें कि भारत और रूस के मध्य में अनौपचारिक वार्ता जारी हुई है, शुरू हुई है। और दूसरी ओर जो रूस है वो अमेरिका के जो दबाव 1990 से लेकर के 2000 के बीच में उसके भी ऊपर दबाव बनाया अमेरिका के द्वारा गया था, उससे वो अपने आप को उभार पाया है और अब उसने एक अपनी अलग छवि बनाना भी शुरू कर दिया, स्वतंत्र छवि बनाना शुरू कर दिया है। तो जैसे ईरान के मामले में अमेरिका के द्वारा जो हस्तक्षेप या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, रूस उसका विरोध करता है। तो इससे ये होता है कि मध्य जो एशिया के अंतर्गत जो राजनीति अमेरिका के द्वारा की जाती है, उस पहले जो है रूस उसके प्रति मूक दर्शक के रूप में अपना रोल अदा करता था, किंतु अब उसमें वो स्वतंत्र विचार भी व्यक्त करने लग गया है, उसका विरोध करना भी उसने शुरू कर दिया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि रूस एक नई छवि लेकर के उभरने लगा है राष्ट्रपति पुतिन के कार्यकाल के दौरान। तो इस प्रकार से जो है रूस और भारत के संबंधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। आगे हम और अध्ययन करेंगे। आज इतना ही।